तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। उसी बीच आज हम बात करेंगे टेढ़ागाछ प्रखंड पूर्व प्रमुख जनाब इस्माइल आज़ाद साहब से, जो इस प्रखंड टेढ़ागाछ प्रखंड से पूर्व प्रमुख रहे। काफ़ी इसका कार्यकाल सराहनीय रहा अपने क्षेत्र में। उसी बीच भारतीय जनता पार्टी से पिछले 20 वर्षों से जुड़ी हुई है और इस बार 2020 विधानसभा चुनाव में फिर से अपने टिकट की दावेदारी पेश कर चुके हैं। तो मैं इस्माइल आज़ाद साहब से जानना चाहूँगा कि इस बार की जो दावेदारी है आपकी पार्टी में कैसी है, किस प्रकार है। सबसे पहले तो मैं आपको नाकिर भाई दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस बार की जो दावेदारी का सवाल है, जहां तक अभी जो माहौल अभी बहादुरगंज विधानसभा की जो माहौल गतिविधि चल रही है, उस हिसाब से हम लोगों ने बहुत पहले से कार्य किया हूं भाजपा में। जैसे 2001 से या 1999 में शाहनवाज जी आए थे, तब से आज तक अगर देखा जाए तो कोई लड़का का पैदाइश हो गया, आज वो मेरा वोटर और कैंडिडेट के रूप में है और मुझे दरकिनार किया गया कि हाँ 20 वर्षों तक। मैं इस 20 वर्षों के अंदर में 15 साल के अंदर तीसरा मेरा इस बार बायोडाटा जाएगा कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम को जहाँ भी मैं जाता हूँ क्षेत्र में एक ही आवाज़ है कि इस्माइल साहब आप प्रमुख रह चुके 5 साल, आपकी छवि, आपकी इंसानियत और आपकी कार्यशैली को भली भांति हर जातियों के लोग इस आवाज़ को उठाते हैं कि भाई आपको यदि टिकट मिलता है तो कोई कहीं जातिवाद को नहीं देखा जाएगा। हम लोग दिल व जान, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बोला कि चंदा के रूप में भी देने के लिए तैयार। अक्सर ऐसा होता है कि बहादुरगंज विधानसभा में जो अक्सर हिंदू बहुल क्षेत्र कहा जाए तो वो टेढ़ागाछ का इलाका आता है। टेढ़ागाछ हमेशा एनडीए का साथ दिया, लेकिन अक्सर क्या होता है कि बहादुरगंज विधानसभा में एनडीए के टिकट अक्सर होते हैं तो बहादुरगंज में होते हैं या फिर बहादुरगंज से बाहर, विधानसभा से बाहर के लोगों को सौंप दिया जाता है और यहाँ के लोग उसको धोते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा स्वाभाविक है कि मान लेते हैं हम लोग टेढ़ागाछ में 12 पंचायत हैं, 12 पंचायत में मान के चलिए उसको 25 से 27 हज़ार वोट जो कैडर वोट है बीजेपी का, इंडिया गठबंधन का, वो तो निश्चित टेढ़ागाछ वाला बिना झिझक ईमानदारी के तौर पर जो है देने का कार्य कर रहा है। रही सवाल बहादुरगंज में सारे प्रत्याशी उतर जाते हैं, कांग्रेस वहीं और इंडिया गठबंधन वहीं और एक पार्टी है आप आज के डेट में AIM की पार्टी है, वो जोर शोर से जो है चूँकि अपने मुसलमान के नाते सुजापुरी बिरादरी यहाँ 70% है, उसके नाते जो है जी तोड़ मेहनत किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज पर स्वाभाविक है कि ये भी टिकट आपको टेढ़ागाछ में नहीं देने जा रही है या दे, हमको टिकट किसी भी प्रत्याशी को दे। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो है इंडिया गठबंधन में ये सीट 2 बार अवध बिहारी को मिला बहादुरगंज विधानसभा 2010 और 2015 दोनों बार। 2010 में जदयू से प्रोफेसर साहब लड़े थे। 2010 में जदयू से प्रोफेसर मसवीर साहब लड़े और हमारे यहाँ जो खाली सीट रहे तो वहाँ के लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई वहाँ एक प्रत्याशी उतार दिया जाए डेमी कैंडिडेट, और जिसमें उसके टांग को काटने का काम किया। मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे शख्स भी टेढ़ागाछ में होते हैं जो अपने नहीं बन के दूसरों को बिगाड़ने में भी लगे रहते हैं। आप इस पार्टी से पिछले 20 साल से हैं और एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ासतौर पे ये इलाका जो है माइनॉरिटी यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसमें से आप एक मुस्लिम चेहरा है। आप इसको भाजपा का झंडा उठाते हैं तो आपको लोग घृणा नज़र से भी देखते होंगे शायद। लोग कोई लोग कुछ ना कुछ लोग तो देखेंगे ही, स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम पूरे मुस्लिम समुदाय से आते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी खुल के जाता हूँ और बोलता हूँ अपना कि मैं भाजपा के उम्मीदवारी या दावेदारी पेश करता हूँ तो लोग मुझे आशीर्वाद और धन्यवाद भी देते हैं कि आपको यदि टिकट मिल जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, जाति क्या है, दल क्या है, हम आपकी इंसानियत पर जो है ना सारे मुसलमान। चूँकि टेढ़ागाछ हमारी जो है टेढ़ागाछ का जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति जिसको कहा जाए, एक तो नेपाल सीमा के सटे हुए क्षेत्र में रहते हैं और नदियों से चारों तरफ हम लोग घिरे हुए हैं। यहाँ नदी इतनी तबाही की हुई है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पार्टी अगर आला कमान आपको टिकट देकर के उम्मीदवार यहाँ से बनाते हैं तो आपको अपने सीट को निकालने की कितनी प्रतिशत उम्मीद है? मैं तो सोचता हूँ कि 99% जो है, जो लोग जो है, देखिए यहाँ
दो भागों में बढ़ते हैं, हिंदू और मुस्लिम। चूँकि मुसलमानों के बीच में मैं जब जाता हूँ तो खुले शब्द में मुसलमान का कहना है कि मुसलमान को कभी भी कतई प्रत्याशी नहीं घोषित करेगा, और आपके कहने पर हम लोग मतलब माने ये नहीं हो जाएंगे, यदि आपको टिकट देता है तो हम लोग भी समझ जाएंगे नहीं मुस्लिम के हित में है। जबकि इससे पहले ऐसा होता था कि सीधा यूपीए वर्सेस एनडीए की टक्कर होती थी। अब बीच में एक नई पार्टी उभर के आई है, पिछले 5 साल से सीमांचल इलाके में मेहनत कर रही है, इस बार पूरे बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ेगी, AIMIM। उसको लेकर के आपका समीकरण, भाजपा को जीतने की कितनी उम्मीद लगाते हैं आप? मैं उस पर भी उम्मीद लगाता हूं कि 80% जो है उम्मीद, इसलिए कि जो AIM का जो जनाधार है वो सीमांचल में मेरा नहीं है किसी तरह से। मध्यावधि चुनाव में मेरे कमरुल हुदा साहब मेरे साथ में प्रमुख थे, आज वो विधायक बन गए। वो कारण ये रहा कि मैं सांसद अपना ही और परिवारवाद के नाम पर अपनी मां को जो है प्रत्याशी उतारा, जिसके कारण जो है विफल रहा। यहाँ पर आपके प्रत्याशी, आपके पार्टी के प्रत्याशी स्वीटी सिंह पिछले 3-4 बार से लगातार चुनाव हार रही है, तो यहाँ पर तो MIM आने के बाद उसको भी फायदा हो सकता था, लेकिन फायदा नहीं ले सके। वो फायदा इसलिए नहीं ले सके कि लोग जो है मैंने सुरजापुरी बिरादरी के ज़्यादातर लोग हैं, और स्वीटी सिंह तो मुस्लिम बिरादरी में नहीं आते हैं। हाँ, कुछ वोट तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि स्वीटी सिंह को वोट नहीं मिलता है मुस्लिम, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जितने तादाद में मिलना चाहिए, जैसे मेरे टेरागाज में 30,000 वोटर है, मैं दावा करता हूं कि 15,000 वोट हम ले लेंगे। मैं अपने नाम पर, अपने कार्य पर, अपना जो मेरा पार्टी के जनाधार पर गिना के कि जो भी कार्य किए हैं मेरे भाजपा के वरिष्ठ जो है नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ के जो है नीतीश कुमार जी, जो सराहने के पात्र हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों पर आप कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ, मैं 70% खुश हूँ, इसलिए कि उनका नारा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सम्मान मिलती है एक मुसलमान के नाते। जबकि उस पार्टी में लोग भ्रमित रहते हैं कि भाई मुसलमान आपको साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो मुझे आगे की ओर खींचता है। वहाँ तो मेरा मन गदगद हो जाता है कि भाई हम मैंने कुछ ही संख्या में गए हैं तो हमको आगे बुलाया जाता है कि प्रमुख साहब आइए, आप आगे आइए। आप एक मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन इसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार में ज़्यादातर काम मुस्लिम विरोधी काम हुए, जैसे कि ट्रिपल तलाक हुआ, बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, उसके बाद NRC NPR जैसी काला कानून हुआ, उसमें आपको उम्मीदवारी बनाया जाएगा। इस क्षेत्र के अंदर आपको कितनी उम्मीद रखते हैं आवाम से? आप इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा NRC NPR? देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रिपल तलाक की बात करूं, ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा मैंने बहुत पहले से चल रहा था जी। जो नहीं होना चाहिए कि भाई आप शादी कर लेते हैं और उसका शोषण करके आप उसको डाइवर्स दे देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं, आप डिवोर्स दे देते हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं। तो इन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विचार किए कि हमारे हिंदू धर्म में नहीं है तो मैं मुसलमान की माँ बहनों के लिए भी कुछ काम कर दूं, तो वो संविधान को बदलते हुए उन्होंने। ट्रिपल तलाक से आप खुश हैं, मतलब मानते हैं उसका? बिल्कुल होना चाहिए, स्वाभाविक बात है कि एक महिला का जो आरक्षण अभी 50% मेरे बिहार में है, महिलाओं की जहां सम्मान होती है, महिला एक नारी शक्ति है, और उस नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ हो तो ये मुझे पसंद नहीं लगता, चूँकि मैं नारी सम्मान का बहुत कदर करता हूँ। फिर इस पर बाबरी मस्जिद के फैसले पर आप क्या कहेंगे? राम मंदिर, राम जन्मभूमि। देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर और मस्जिद ये विगत कहिए तो सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। कांग्रेस कार्यकाल से कांग्रेस काल से ये चले आ रही बुनियादी बना के, ये एक मुद्दा बना के कि मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए ये जब इलेक्शन आता था तो वो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेता था कि यहाँ मंदिर बनने नहीं देंगे, ये मंदिर बनने नहीं देंगे। तो उसको तोड़ा किसने? कांग्रेस की सरकार थी उस समय, कांग्रेस वालों ने ताला लगवाया। राजीव जी जो है उसको ताला खुलवाए, कांग्रेस में रह के ताला खुलवा के मूर्तियों को प्रवेश किए, वो उसके अंदर एक सबूत पेश करवाए। उसके बाद जब विवाद बढ़ गई तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट चले गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार मुद्दा चलती रही। अब इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, न्यायपालिका का फैसला तो मानना होगा, जो न्यायपालिका सबों के हित में है, चाहे वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता है। और उस धर्म के और न्यायपालिका ने जो फैसला दिया कि इतनी ज़मीन
राम मंदिर के लिए दिया गया और इतनी ज़मीन जो है मस्जिद के लिए राम जन्मभूमि में जो है उसी को बांटा गया। ज़मीन को बांट के फैसला दिया गया कि दोनों पक्ष जो है मंदिर भी बनाए और मस्जिद भी बनाए, हम दोनों के साथ हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के केवल शिलान्यास किए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के आदेश अनुसार शिलान्यास किए हैं। तो चलिए, वो उच्च स्तरीय बात थी। अब आते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में। आपके यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं वो 16 साल से लगातार इस विधानसभा की नुमाइंदगी कर रहे हैं और खासतौर पे बहादुरगंज विधानसभा की बदहाली, यहाँ की सड़कें, यहाँ की हॉस्पिटल, यहाँ की स्कूल है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? कितने काम कर पाए हैं, कितना विफल रहे हैं वो? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि उनके अंदर जो क्षमता कार्य करने की होनी थी और जो कार्य होना था टेरागाज का जो परिस्थिति के अनुकूल, वो नहीं हो पाया। क्यों? मैं उसका कोई ये भी नहीं कटाक्ष भी नहीं करूंगा, चूंकि उनके सरकार नहीं रही यहाँ बिहार विपक्ष में रहे, वो विपक्ष में रहे, विपक्ष में रह के उनको जो कोटा में जो पैसा मिला और वो अपने मन के मुताबिक जहाँ हुआ वो खर्च किए। लेकिन जितना उसको टेरागाज वालों ने उस पर जी जान लगा के जो है जिताने का काम किया, चाहे जदयू के समय में उसको डेमी कैंडिडेट बना के हो, यानी जिस प्रकार से हो, जब लोग मैदान में आ जाते हैं तो वो अनेक माने रूप और रेखा लेते हैं। तो उस तरह से वो वोट लेकर के सिर्फ जो है अपने क्षेत्र में रहने का काम किए हैं। देखा जाए तो उनके भी क्षेत्र में बहुत ऐसे गांव हैं जो कटहलवाड़ी है, मैंने सारा भ्रमण किया, वहाँ भी रोड बद से बदतर हाल में है। तो उन शक्ति यथाशक्ति, जितना शक्ति उतना ही भक्ति, उनके पास शक्ति की कमी। वहीं मास्टर मुजाहिद साहब जदयू से विधायक हैं, मतलब सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उनकी बात होती है, बहुत अच्छे तरीका से बात को रखते हैं। विधानसभा में भी उन्होंने मैंने क्वेश्चन उठाने का काम, मतलब आने का आपका कहने का मतलब ये है कि आप विपक्ष में रह करके आपका जितना कोटा है उतना तक ही काम करेंगे। अगर आप सत्ता में रहकर के सत्ताधारी विधायक होते हैं तो आपको कोटा के अलावा भी एक्स्ट्रा काम लेके आ सकते हैं। 100%। मैं जब प्रमुख था उस समय, जब मैं गया था विधानसभा, अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी थे, राजद काल में थे, राजद कांग्रेस अलायंस में वहाँ थे, मैंने सरकार चल रही थी। तो मैं उदय नारायण चौधरी जी से मिला तो मुझे पूछा गया क्या नाम हुआ प्रमुख जी, मैं बोला कि इस्माइल आज़ाद। कहाँ मकान हुआ? तो मैं बोला टेरागाज प्रखंड से आते हैं, किशनगंज से। भाई तो आपके यहाँ इलाके में गाछ टेरी है क्या सब? मैं बोला कि सर टेरी नहीं है, लोग बहुत सीधे हैं और मैंने बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, लोगों के दिल में जरा सा भी कहीं कुछ दाग नहीं है। मगर लोग पूर्वज में जो है ना नाम रख दिए थे टेरागाज, जिसको आप चाहें अगर मेरे वहाँ आगमन करें तो उस नाम को भी चेंज किया जाए और कुछ आपके जाने पर हो सकता है कि हमारे टेरागाज को जो है भलाई भी हो। तो इस लिहाज से वो आप उस जगह पर बात लंबी और हो सकती है, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि आपको अगर पार्टी टिकट देकर के उम्मीदवार बना देती है और यहाँ के आवाम आपको चुन के विधायक बना देते हैं तो आपका खास काम 5 ऐसे काम गिनाइए जो जिस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, ज़्यादा उम्मीद रहेगी काम कराने का। देखिए, सबसे पहले तो मेरे यहाँ जो है नौजवान जितना कर्मठ और शिक्षित है टेरागाज में, उनकी मानसिकताओं में कहीं कमी नहीं है। आज शिक्षा लेके भटक रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा मुद्दा होगा कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। नौजवानों की रोजगार एक काम। दूसरी काम किसान मजदूर जो परेशान रहते हैं, समय पर वर्षा नहीं होती है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, तो उन किसानों के काम के लिए, सिंचाई का व्यवस्था के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि दूसरा नंबर में कि वो सिंचाई का काम होगा तो मजदूर भी उस कार्य में रहेंगे, पलायन करने से रोका जा सकता है। तीसरी काम यहाँ का जो नदी कटाव का मामला है पुरजोर तरीका से है, उसको रोकने का काम हो। चौथी काम यहाँ जो सड़कों की जो बदहाली है, जो गड्ढा युक्त में लोग जी रहे हैं, जो मोटरसाइकिल से कितने लोग एक्सीडेंट हुए, मैंने गड्ढा से गिरे और डेथ किए, कितनों का लाखों लाख रुपया बर्बाद हो गया। रोड आवागमन, हाँ, रोड के खातिर आवागमन सुचारू रूप से नहीं रहने के कारण। और शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या? नंबर 5, शिक्षा का हाल तो खैर कुछ
गड़बड़ है। शिक्षा जो बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, आज मैं सोचता हूं कि अगर कॉन्वेंट नहीं होता तो शिक्षा का स्तर जो है पूरे के पूरे ध्वस्त हो जाते। ये बात माननीय मुख्यमंत्री को भी पता चल चुका है, वो भी प्रयास में है कि भाई शिक्षा को सुधारा जाए। उनकी तो मेहनत रही कि हर गांव, हर पंचायत में हाई स्कूल हो, हर गांव में 2 या 3 माने प्राथमिक विद्यालय हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो। बच्चों के हित के लिए केंद्र और मैंने आपको राज्य सरकार शिक्षा के मामले में है, उन लोगों का पुरजोर मैंने कोशिश है। अब रही सवाल स्वास्थ्य का भी व्यवस्था चरम पर है। मेरे टेढ़ागाछ में मेरी जब से पैदाइश हुई उप स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर जाना जाता है। जो हम लोग कहते हैं कि नहीं स्वास्थ्य केंद्र है, वो स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र है। यदि मैं जीता, लोग मुझे जिताने के काम करेंगे तो मैं निश्चित जो है स्वास्थ्य जो ये है मैंने व्यवस्था है स्वास्थ्य का, उसमें सुधार नहीं, उच्च स्तर पर मैं सुधार करने का कोशिश करूंगा। चूंकि मैं जब प्रखंड प्रमुख था तो यहाँ जो प्रसव होता था महिलाओं की, तो मैंने देखा कि एक ही रूम में जो है साला 2 4 5 प्रसव किया जाता है। तो मैंने डीएम फिराक साहब से इस बात की चर्चा की कि भाई वहाँ जो है मुझे जो है एक प्रसव कराने के लिए अलग से मकान दिया जाए। ये कब की वाकया है? ये 2008 की बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रमुख जी, हम 20 बेड का जो है आपको हाँ प्रसव के लिए मैं भवन दे रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई और दिए भी, आज दिखाई भी पड़ रहा है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे थे टेढ़ागाछ प्रखंड के पूर्व प्रमुख जनाब इस्माइल आजाद साहब से, जिन्होंने बेबागी अंदाज से सारी बातों को अपने रखे। और उनका कहना यह है कि मैं पिछले 20 वर्षों से इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और मैं इससे पहले भी 3 बार बायोडाटा आला कमान पार्टी के उस पर रख चुका हूं, लेकिन अब तक मुझे नज़रअंदाज किया गया है। इस बार अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे टिकट निकालने की 100% यकीन है और यहाँ पर मैं जीत करके अपना NDA की सरकार बनाने में पूरा सहयोग करूँगा। धन्यवाद। फिर अगला